हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर 2 स्वतंत्रता। अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में कहाँ कहाँ पर स्वतंत्रता की बात की। सबसे पहले प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करती है। इसके अलावा हमें मौलिक अधिकारों में भी 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पहले हम जानेंगे आखिर स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। यानी कि स्वतंत्रता का मतलब होता है बंधनों से मुक्ति। ये एक उदारवादी अवधारणा है, अर्थात आधुनिक विश्व में उदारवादियों ने स्वतंत्रता की अवधारणा को स्थापित किया था। प्रारंभिक उदारवादी बंधन मुक्त स्वतंत्रता के पक्षधर थे, अर्थात इनका मानना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में राज्य का हस्तक्षेप न्यूनतम होना चाहिए। लेकिन ये नकारात्मक स्वतंत्रता थी। 19वीं सदी में स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप का उदय हुआ था, जिसके अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ राज्य की भूमिका भी बढ़ गई थी। संविधान निर्माताओं ने 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया, जिससे व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 19 यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार की। 19 फर्स्ट डे बात करता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। 19 फर्स्ट भी बात करता है निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता की, यानी कि अगर हम बिना हथियार के कहीं पर भी सम्मेलन कर सकते हैं। 19 फर्स्ट सी बात करता है संघ, संगठन और सहकारी समिति की स्वतंत्रता की। सहकारी समिति की स्वतंत्रता 97वें संविधानिक संशोधन 2011 के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था। 19 फर्स्ट ही बात करता है भारत राज्य क्षेत्र में भ्रमण और विचरण करने की स्वतंत्रता। 19 फर्स्ट ही बात करता है भारत राज्य क्षेत्र में कहीं निवास करने या फिर बस जाने की स्वतंत्रता की। 19 फर्स्ट एफ का विलोपन हो चुका है, क्योंकि इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 300A में जोड़ा गया और अब ये संवैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार। 19 फर्स्ट ही बात करता है व्यापार, व्यवसाय और जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता की। अब हम बात करते हैं क्या हमें सिर्फ स्वतंत्रता मिली है या फिर इस पर कोई निर्बंधन भी लगा हुआ है। तो आर्टिकल 19 में ही जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, सदाचार, न्यायालय अवमानना, मानहानि या फिर अपराध उद्दीपन के आधार पर आर्टिकल 19 फर्स्ट ए पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। 19 का थर्ड सब क्लॉज बात करता है आर्टिकल 19 फर्स्ट बी पर भारत की संप्रभुता, अखंडता या फिर लोक स्वास्थ्य के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। 19 का फोर्थ क्लॉज बात करता है आर्टिकल 19 का फर्स्ट सी पर भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। 19.5 बात करता है 19 फर्स्ट टी एंड 19 फर्स्ट टी पर साधारण जनता के हितों या फिर अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। 19.6 बात करता है 19 फर्स्ट टी पर साधारण जनता के हित और लोक स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था के आधार पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। युक्त निर्बंधन हमेशा राज्य लगाएगा, लेकिन ये युक्त है या नहीं इसका फैसला हमेशा न्यायपालिका करेगी। निर्बंधन लगाने का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता और समाज के हित के बीच संतुलन स्थापित करना है, अर्थात स्वतंत्रता को सकारात्मक रूप से लागू करना है। इसके अलावा कुछ और प्रकार की स्वतंत्रताएं भी आर्टिकल 19 में मेंशन है, जिसमें पहला है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख संविधान में अलग से नहीं है, बल्कि आर्टिकल 19 फर्स्ट है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1961 में निर्णय दिया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 फर्स्ट ए में निहित है। सूचना का अधिकार की बात की जाए तो लोकतांत्रिक देशों में सूचना का अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार है। इससे शासन प्रशासन में पारदर्शिता आती है। भारतीय संविधान में सूचना का अधिकार अलग से नहीं दिया गया है, इसे भी 19 फर्स्ट ए में अंतर्निहित किया गया है। आर्टिकल 20 की अगर बात की जाए तो ये अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार देता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपराध एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है, जैसे कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, दोहरे दंड से छूट और अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि ये व्यक्तियों को प्राप्त है, मतलब नागरिक और व्यक्तियों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ये आपको पता ही होगा। कार्योत्तर विधि का संबंध में संरक्षण का अर्थ है घटना के समय जो विधि थी उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा। अगर उससे लाभ होता है तो लाभ दिया जाएगा, पर हानि नहीं दी जाएगी। दोहरे दंड से छूट का अर्थ है एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, इससे अधिक नहीं। विभागीय कार्रवाई को दोहरा दंड नहीं माना जाएगा। किसी व्यक्ति को
अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट की अनुमति तो है लेकिन नार्को टेस्ट एंड ब्रेन मैपिंग की नहीं। इसके अलावा आर्टिकल 20 एंड 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की, यानी कि जीवन के अधिकार की। सभी उदारवादी लोकतांत्रिक देशों में जीवन के अधिकार को अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार माना गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार का प्रावधान है। यहाँ तक कि जो ह्यूमन राइट्स है उसमें भी आर्टिकल 12 में जीवन के अधिकार को निहित किया गया है। आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। आर्टिकल 21 की कुछ विशेषताएं जैसे व्यक्तियों को प्राप्त है। भारत में स्थापित विधि की स्थापित प्रक्रिया है और सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। प्रारंभ में आर्टिकल 21 को कार्यपालिका के विरुद्ध गारंटी माना गया, लेकिन बाद में मेनका गांधी वाद 1978 में से कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध गारंटी माना गया था। राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान 20 और 21 का निलंबन नहीं हो सकता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में भी बात कर लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान में जापान से ली गई है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 21 में है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ है जो विधि स्थापित है उसी के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, उससे अलग व्यवहार नहीं किया जाएगा। अर्थात कानूनों और अधिकारों की व्याख्या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही होगी। इसके बाद हम बात करते हैं विधि की सम्यक प्रक्रिया की। विधि की सम्यक प्रक्रिया का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ है समय और परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार किया जाएगा, यानी कि नैसर्गिक न्याय। अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, 7 अनुच्छेद वाला, जिसकी व्याख्या का असीमित अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। इसीलिए अमेरिका के लिए कहा जाता है जो न्यायाधीश है वो ही संविधान भी है। भारत में स्थिति की बात करें तो यद्यपि भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का उल्लेख और प्रारंभ में न्यायालय ने इसका अनुपालन भी किया, लेकिन मेनका गांधीवाद 1978 से सुप्रीम कोर्ट का जो दृष्टिकोण था वो बदला और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि की सम्यक प्रक्रिया की ओर भी ये अग्रसर हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों में माना है कि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के बीच कोई लोहे की दीवार नहीं है। जो आर्टिकल 19 में नहीं लिखे गए अधिकार वो आर्टिकल 21 में अंतर्निहित है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रमुखता से निर्णय लिया कि गरिमामयी जीवन का अधिकार आर्टिकल 21 में अर्थात जीवन के अधिकार में अंतर्निहित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्न अधिकारों को आर्टिकल 21 में अंतर्निहित माना है, जैसे कि विदेश भ्रमण यानी कि मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल वाला वो उन्नीकृष्णन वाद में आया था, उन्नीकृष्णन वाद बनाम आंध्र प्रदेश 1993। इसके अलावा निजता का अधिकार पुट्टा स्वामी वाले केस में आया था, आपको पता ही होगा। कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, आजीविका का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, चिकित्सीय सहायता का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार और पर्यावरण प्रदूषण मुक्ति का अधिकार और इच्छानुसार जीवन जीने का अधिकार आदि इसमें कुछ प्रमुख अधिकार अंतर्निहित हैं। इसके अलावा आर्टिकल 21A जो कि प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार की बात करता है। शिक्षा मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा मानवीय गरिमा और सभ्यता के साथ जीवन यापन करने के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है। देश के सर्वांगीण विकास के लिए भी प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना जरूरी है। उन्नीकृष्णन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था। इसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 21 क में जोड़ा गया था। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है उसमें आर्टिकल 21 को जोड़कर प्रावधान किया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। इसके अलावा जो 86वां संविधान संशोधन 2002 है उससे संविधान में 3 जगह संशोधन किया गया। एक तो आर्टिकल 21 को जोड़ा गया, उसके अलावा आर्टिकल 45 में भी संशोधन किया गया था और इसके अलावा आर्टिकल 51 क में प्रारंभिक शिक्षा को 11वां मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 22 की गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध के संबंध में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे निम्न संरक्षण प्राप्त होंगे। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार होगा। 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार भी होगा, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होगा। अपने लिए विधि व्यवसाय वकील करने का अधिकार होगा, लेकिन उपरोक्त संरक्षण निम्न को प्राप्त नहीं होगा यदि शत्रु देश का नागरिक होगा या फिर निवारक निरोध के अंतर्गत बनाए गए व्यक्ति को।
इनको जैसे जो निवारक निरोध के अंतर्गत वाला व्यक्ति होगा, इसको 3 महीने के अंदर एक न्यायाधिकरण के सामने पेश किया जाएगा। ये न्यायाधिकरण देखेगा कि इसको बंदी बनाना उचित है या फिर नहीं। ये न्यायाधिकरण उनसे बनेगा जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो या रहे हों या होने की योग्यता रखते हो। उपरोक्त किसी बात के होते हुए भी आर्टिकल 22 खंड 5 से 7 के अंतर्गत संसद में कोई भी कानून बनाने का अधिकार है। संसद ने संविधान लागू होने के बाद निवारक निरोध होने से संबंधित कई कानून भी बनाए, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 यानी कि मीज़ा। इसके अलावा एनएसए एक्ट 1980 वाला और टाडा 1985 वाला, इसके अलावा पोटा 2002 वाला एंड इसके अलावा यूएपीए एक्ट 2004। ये कई प्रकार के मतलब नियम भी संसद ने इस पर बनाए। तो अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर की, आखिर स्वतंत्रता है क्या। इससे हम और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूहों ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपना आधिपत्य में ले लिया। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। ये स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार है। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि वे अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनको अपनी इच्छाओं और गतिविधियों को आज़ादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। जैसे आपने देखा होगा, जब भारत पर ब्रिटिश का राज था तो भारतीयों ने किस प्रकार से संघर्ष किया था। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। हो सकता है कि इन नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन ये माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिनमें हम अपना विकास कर सके। जैसे आप देख सकते हैं आर्टिकल 19 को, 19 में हमें पर्याप्त स्वतंत्रता मिली है, लेकिन साथ ही साथ उस पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगा हुआ है। लेकिन वो हमें असुरक्षा का भाव नहीं देता है, बल्कि हमारे व्यक्तित्व का विकास करता है। राजनीतिक सिद्धांत पर स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट करती है। इस पर भी वाद विवाद रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित होती है। इस अध्याय में हम कुछ ऐसी ही चर्चाओं पर एक नज़र डालेंगे। अब हम बात करते हैं स्वतंत्रता का आदर्श। इन सवालों के जवाब देने से पहले हम एक क्षण के लिए रुकें और कुछ विचार करें। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस पुस्तक में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बात की। क्योंकि आपको पता होगा दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद की काफ़ी ज़्यादा नीति चलती थी, यानी कि गोरे और काले वाले भेदभाव से कई प्रकार के संघर्ष वहाँ पर काफ़ी टाइम तक चला था। इन अलगाववादी नीतियों में से एक शहर में घेराबंदी किए जाने और देश में मुक्त आवागमन पर रोक लगाने से लेकर विवाह करने में मुक्त चयन तक प्रतिबंध लगाना शामिल है। सामूहिक रूप से इन सभी प्रतिबंधों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाली रंगभेदी सरकार ने जबरदस्ती लागू किया था। मंडेला और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा था। विशेष बात यह है कि मंडेला का संघर्ष केवल काले या अन्य लोगों के लिए ही नहीं वरन श्वेत लोगों के लिए भी था। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने अपने जीवन के 27 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। और कल्पना करें कि अपने यौन को किसी आदर्श के लिए होम कर देना, अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने, अपने प्रिय खेल यानी कि मंडेला बॉक्सिंग पसंद करते थे, खेलने और अपने पसंद के कपड़े पहनने, अपना प्रिय संगीत सुनने जैसे आनंदों को छोड़ देना और जीवन के अंग रहे उत्सवों का त्याग कर देने का क्या मतलब होता है। कल्पना कीजिए कि आपने ये सब छोड़ दिया है क्योंकि आप अपने लोगों की आज़ादी के लिए अभियान चला रहे हैं। आपने एकाकी कोठरी में बंद रहना चुना है और आपको ये भी नहीं पता कि आपको जेल में कब छोड़ा जाएगा या जेल से कब छोड़ा जाएगा। स्वतंत्रता के लिए मंडेला ने व्यक्तिगत रूप से बहुत ही भारी कीमत चुकाई थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या केवल महान स्त्रियां और पुरुष ही स्वतंत्रता जैसे उच्च आदर्शों के लिए लड़ते हैं?
इस सिद्धांत का मेरे लिए क्या मतलब है? आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष से जुड़ा एक और मामला देखते हैं। आंग सान सू के लिए गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे। सू की को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया था। सूकी अपने बच्चों से अलग हैं, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सूकी को उनसे नहीं मिलने दिया गया। सैनिक शासकों को डर था कि यदि वो अपने पति से मिलने इंग्लैंड गई तो उन्हें वापस म्यांमार लाना संभव नहीं होगा। आंग सान सूकी अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फॉर फियर यानी कि भय से मुक्ति है। वह कहती है, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। ये गहरे विचार हैं जो हमसे एक क्षण रुकने और अपने निहितार्थ समझने की मांग करते हैं। सूकी का कहना है कि हमें ना तो बाकी लोगों के विचारों से और ना ही सत्ता के व्यवहार से डरना चाहिए। हम जो करना चाहते हैं उसके बारे में समाज के लोगों की प्रतिक्रियाओं, साथ के लोगों के मजाक उड़ाने से ही अपने या मन के भय से नहीं डरना चाहिए। इसके बाद भी हम अक्सर भय का प्रदर्शन करते हैं। आंग सान सूकी के अनुसार गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हम भय पर विजय पाएं। आंग सान सूकी और नेल्सन मंडेला की इन दो पुस्तकों में हम स्वतंत्रता के आदर्श की शक्ति देख सकते हैं। यही आदर्श हमारे राष्ट्रीय संघर्ष और ब्रिटिश, फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशवाद के खिलाफ एशिया अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के केंद्र में था। अब हम बात करते हैं आखिर स्वतंत्रता क्या है। इस प्रश्न का एक सीधा सपाट उत्तर ये है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। इस परिभाषा के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति पर बाहरी नियंत्रण या दबाव ना हो और वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सके तो वह व्यक्ति स्वतंत्र माना जा सकते हैं। यहाँ पे हम दो कंडीशन ले सकते हैं, एक ए है एक बी है। अगर इसे को हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, ये अपनी इच्छानुसार अपने रोजगार को चुन रहा है, अपने इच्छानुसार कहीं घूम रहा है, अपने इच्छानुसार अपना मतलब साथी चुन रहा है या फिर अपने इच्छानुसार अपना काम चुन रहा है, तो उसको हम स्वतंत्रता मान सकते हैं। वहीं बी के पास इसको मतलब कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, इसको हर तरीके से पूछना पड़ रहा है, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्या मुझे ये करना चाहिए। यहाँ तक कि वो अपने मनपसंद पोशाक नहीं पहन सकता, अपने मनपसंद भोजन नहीं खा सकता। तो क्या आप इसको स्वतंत्रता कहेंगे? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना है और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सके। बाहरी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। स्वतंत्रता के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। जैसे कि हमने अभी बात की थी आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में हमें स्वतंत्रताएं तो मिली है, साथ ही साथ उस पर युक्त प्रतिबंधन भी लगा है। यानी कि प्रतिबंध तो है लेकिन स्वतंत्रताएं भी हैं, और स्वतंत्रता है तो प्रतिबंध भी है ताकि उस स्वतंत्रता का कोई दुरुपयोग ना कर सके। क्या आप अपने गांव, शहर या जनपद में ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में याद कर सकते हैं जिसने अपने या औरों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया हो? उस व्यक्ति के बारे में एक छोटा सा लेख आप लिख सकते हैं। इस लेख में ये भी लिखें कि उस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के किस खास पहलू की रक्षा के लिए संघर्ष किया था। अब हम बात करते हैं स्वराज की। भारतीय राजनीतिक विचारों में स्वतंत्रता की समानार्थी अवधारणा है स्वराज। स्वराज का अर्थ है स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में स्वराज राजनीतिक और संवैधानिक स्तर पर स्वतंत्रता की मांग है और सामाजिक और सामूहिक स्तर पर यह एक मूल्य है। इसीलिए स्वराज स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण नारा बन गया जिसने तिलक के प्रसिद्ध कथन स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा को प्रेरित किया था। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज भी है। स्वराज की यही समझ गांधी के हिंद स्वराज में प्रकट हुई। हिंद स्वराज के शब्दों में जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती है। स्वराज में मानव को यंत्रवत बनाने वाली संस्थाओं से मुक्ति पाना निहित है। साथ ही स्वराज में आत्मसम्मान, दायित्व बोध और आत्म साक्षात्कार को पाना भी शामिल है। स्वराज पाने का परियोजना में सच्चे स्व
और उसके समाज समुदायों से रिश्तों को समझना महत्वपूर्ण है। गांधी जी का मानना था कि स्वराज के फलस्वरूप होने वाले बदलाव न्याय के सिद्धांत से निर्देशित होकर व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरह की संभावनाओं से अवमुक्त करेंगे। कहना न होगा कि स्वराज की ऐसी समझ 21वीं सदी में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 1909 में गांधी के हिंद स्वराज लिखते समय थी। अब हम नॉर्मली बात करें अगर स्वराज और स्वतंत्रता की, तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। यानी कि जो स्वतंत्रता होती है और स्वराज होती है, स्वराज में क्या होता है, जैसे कि कोई उपनिवेश शासन हम पे चल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या होगा, हम अपने कानून बनाएंगे, सब कुछ चलेंगे, लेकिन यहाँ पर डिसीजन हमको इनसे भी पूछ के लेना पड़ेगा। यानी कि हम स्वतंत्र रूप से अपने डिसीजंस नहीं ले सकते, इसमें इनकी भी भागीदारी होगी। एंड स्वतंत्रता में क्या होता है, हम अपने डिसीजन भी खुद से ले सकते हैं और बाहर से किसी का हम पे आक्रमण भी ना हो, या फिर हमें बार बार किसी के अंदर रह कर के बाध्य ना होना पड़े कोई भी डिसीजन लेने से पहले। यानी कि देश भी मेरा, झंडा भी मेरा वाला सिस्टम। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। ऐसे में तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध न्यायोचित है और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही ये जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी हैं। यहाँ समाज का अर्थ समूह, समुदाय या राज्य भी हो सकता है जिसके भीतर व्यक्ति मौजूद होता है। मतलब ये है कि हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की ज़रूरत है। ये देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय या काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। हमें तय करने की ज़रूरत है कि कौन सा लक्षण वांछित है और कौन सा नहीं, किस लक्षण को दूर किया जाना चाहिए और किसको नहीं। हमें ये देखने की भी आवश्यकता है कि जो सिद्धांत हमने तय करने में इस्तेमाल किया था कि कौन सा प्रतिबंध जरूरी है, क्या उस सिद्धांत को व्यक्तिगत और समूह या राष्ट्र के बीच के संबंधों पर भी लागू कर सकते हैं। अब नॉर्मल सी चीज़ है, हमें आर्टिकल 19 में मिली है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लेकिन अगर हम अपने आप को अभिव्यक्त करने की जगह किसी को अपशब्द बोलें तो क्या ये उचित होगा, क्या ये स्वतंत्रता उचित होगी। इसीलिए इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन भी लगाया गया है आर्टिकल 19(2) के तहत। अभी तक हमने स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है, दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा भी देती है। ये विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो, और स्वतंत्रता को इसीलिए बहुमूल्य भी माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। स्वतंत्रता के कारण ही व्यक्ति अपने विवेक और निर्णय की शक्ति का भी प्रयोग करता है। अब हम बात करते हैं लड़कियों को ये तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वे किससे शादी करें। इस मामले में अभिभावकों को कुछ नहीं कहना चाहिए कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं। अपनी राय आप रख सकते हैं। प्रतिबंधों के स्रोत। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई ना कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि क्या होता है लोकतांत्रिक शासन में कि अगर कोई भी उन्होंने अपना सत्ता में शासक चुना सत्ता के लिए, तो अगर ये शासक है तो ये 5 साल बाद फिर से जाएगा इलेक्शन में वोट मांगने, तो जनता इनसे क्वेश्चन पूछ करके अंकुश लगा सकती है या फिर अपने हिसाब से अपने शासक को चुन सकती है। लेकिन वही अगर राजतंत्र वाली सिचुएशन आएगी तो आनुवांशिक रूप से वो चुना आ रहा है, तो वहाँ पर निरंकुशता वाली चीज़ भी कई बार देखने को मिलती है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध
सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकता है, जैसे कि जाति व्यवस्था में होता है। और समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकता है, जैसे कि हम देखते हैं कई प्रकार की जनजातीय प्रशासन को बनाए रखने के लिए भारत में आर्टिकल 19 में कई प्रकार के जो विदेशी भ्रमण और कहीं भी बस जाने की जो स्वतंत्रता है उस पर अंकुश लगाया जाता है, इसी आधार पर कि ताकि जनजातियों को कोई नुकसान ना पहुंचे और उनके प्रशासन में भी कोई ऐसी रुकावट ना आए। सुभाष चंद्र बोस का कथन ऐसे ही प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? हम ऐसी दुनिया में नहीं रह सकते जिसमें कोई प्रतिबंध ही ना हो। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। लोगों के बीच मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। समाज में असहमति उभरने के अनेक कारण हो सकते हैं और कुछ तो खुले संघर्ष के रूप में भी व्यक्त हो सकते हैं। हम चारों ओर छोटे बड़े कारणों पर लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं। सड़क पर गाड़ी चलाते समय क्रोध, पार्किंग में जगह के लिए झगड़ा, जमीन या मकान के लिए लड़ाई, या फिर किसी खास फिल्म को दिखाए जाने पर असहमति जैसे अनेक मुद्दे संघर्ष, हिंसा और कई बार जनहानि तक ले जाता है। इसीलिए हर समाज को हिंसा पर नियंत्रण और विवाद के निपटारे के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना जरूरी होता है। जब तक हम एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें और दूसरे पर अपने विचार थोपने का प्रयास ना करें, तब तक हम आज़ादी के साथ और न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ रहने में सक्षम होंगे। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा स्वतंत्रता के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र के विचार। यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है, लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसे सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुषों की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की भूख मिटा सकता है। ऐसा था सुभाष चंद्र बोस का कहना। लेकिन ऐसे समाज के निर्माण के लिए भी कुछ प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है। कम से कम ये जरूरी होता है कि हम विचार, विश्वास और मत के अंतरों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रियम्बल में भी इन चीज़ों को मेंशन किया गया था, ताकि लोगों को इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा जागरूकता हो। कभी कभी हमें लग सकता है कि हमारी प्रबल आस्थाओं के लिए जरूरी है कि हम सब उसका विरोध करें जो हमारे विचारों को खारिज करता है या उनसे अलग राय रखता है। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दो फ्रेंड्स है ए एंड बी, इसको इसकी चीज़ें कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, इसको इसकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं है। जैसे हम कई बार देखते हैं दोस्तों में भी कई बार ड्रेसिंग का जो सेंस है उसमें ही डिफरेंस आ जाता है, या फिर इस फ्रेंड को ये वाली मूवी पसंद है, इस फ्रेंड को ये वाली मूवी पसंद नहीं है। या फिर आप देखते होंगे किसी को मतलब नॉन फिक्शन बुक पसंद आती है, किसी को मतलब मोटिवेशन पसंद आती है, किसी को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। तो इस प्रकार से भी अपने मतों में कई बार ऐसे टकराव देखने को मिल जाते हैं, और ये तो छोटी छोटी चीज़ है। बदतर स्थिति में हमें किसी के भी विचारों से एकरूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में हमें अपनी स्वतंत्रता को बचाने के लिए कानून के संरक्षण की भी और ज़्यादा ज़रूरत होती है। हालांकि महत्वपूर्ण सवाल ये पहचानना है कि स्वतंत्रता पर कौन सा प्रतिबंध आवश्यक और औचित्यपूर्ण है और कौन सा नहीं। कौन सी सत्ता औचित्यपूर्वक ये कह सकती है कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं, और क्या हमारे जीवन के कुछ क्षेत्र और ऐसे कार्य भी हैं जिन्हें सभी बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हानि सिद्धांत की। इस सवाल का संतोषजनक जवाब देने के लिए हमें प्रतिबंध, सीमा आरोपित करने की सक्षमता और उनके परिणामों से जुड़े मुद्दों को देखना होगा। हमें एक और मुद्दे पर ध्यान देना होगा जिसे जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में से हानि सिद्धांत कहा जाता है।
आइए मिलके कथन को उसी के शब्दों में पढ़े और समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा उदारवाद को समझेंगे। जब हम कहते हैं कि उसके माता पिता बड़े उदार हैं, तब हम अक्सर ये कहना चाहते हैं कि वे बड़े सहनशील हैं। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदारवादी चाहे किसी भी व्यक्ति से असहमत हो, तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेता है। लेकिन उदारवाद इतना भर नहीं है, और न ही उदारवाद एकमात्र आधुनिक विचारधारा है जो सहिष्णुता का समर्थन करती है। आधुनिक उदारवाद की विशेषता यह है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उदारवाद के लिए परिवार, समाज या समुदाय जैसी इकाइयों का अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनके लिए इन इकाइयों का महत्व तभी है जब व्यक्ति इन्हें महत्व दे। उदाहरण के लिए उदारवादी कहेंगे कि किसी से विवाह का निर्णय करने का जो निर्णय है वो व्यक्ति को लेना चाहिए, परिवार, जाति या समुदाय को नहीं। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देता है। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नज़र से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने वाले उपायों की भी जरूरत है। आपके लिए एक एनालिसिस वर्क। सभ्य समाज से उनका क्या मतलब है? जिस समाज में कानून का राज नहीं होता, वहाँ स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किस प्रकार होता है? अब हम थोड़ा सा मिलके विचारों को पढ़ते हैं आगे। आत्मरक्षा है सभ्य समाज के लिए। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। मिल ने यहाँ एक महत्वपूर्ण विभेद को सामने रखा। मिल ने सुसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। सुसंबंध वे काम होते हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि परसंबंध कार्य वे होते हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसको आप ऐसे करके समझ सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं सिर्फ आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगी, यानी कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हैं, जैसे अगर आप कोई नौकरी चुनते हैं या फिर कोई ऐसा पेशा चुनते हैं जो आपके पूरे के पूरे परिवार को प्रभावित करेगा, इस तरीके से आप सुसंबंध और परसंबंध कार्यों को समझ सकते हैं। मिल का तर्क है कि सुसंबंध कार्यों और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। आसान शब्दों में कहें तो सुसंबंध कार्य वह है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि ये मेरा काम है, मैं इसे वैसे करूँगा जैसा मेरा मन होगा, या अगर ये आपके ऊपर असर नहीं डालते तो इससे आपको क्या मतलब है। इसके विपरीत ऐसे कार्यों में जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, बाहरी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में परसंबंध कार्य वह हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि अगर तुम्हारी गतिविधियों से मुझे कुछ नुकसान होता है तो किसी न किसी बाहरी सत्ता को चाहिए कि मुझे इन नुकसानों से बचाए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो। जैसे अगर आपने देखा होगा, एक काम ऐसा है जैसे आप डेली वॉक करते हो और एक दिन आप वॉक नहीं करते हो, तो फिर ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपको ही इफ़ेक्ट डालेगा। लेकिन वहीं अगर आप पोल्यूशन कर रहे हो, रोड में गंदा कर रहे हो, तो ये बाकियों की हेल्थ पर भी नेगेटिव असर डालेगा। तो इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जो कि स्वतंत्रता मानव समाज के केंद्र में है और गरिमापूर्ण मानव जीवन के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पर प्रतिबंध बहुत ही खास स्थिति में लगाए जा सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी को होने वाली हानि गंभीर हो। छोटी मोटी हानि के लिए मिल कानून की ताकत की जगह केवल सामाजिक रूप से अमान्य करने के सुझाव देता है। उदाहरण के लिए किसी बहुमंजिले भवन में ऊंची आवाज़ में संगीत बजाने पर इमारत के अन्य रहवासियों द्वारा सामाजिक असहमति जताना काफ़ी होना चाहिए। इसमें पुलिस को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जो व्यक्ति औरों को होने वाले नुकसान की परवाह न करते हुए ऊंची आवाज़ में संगीत सुनता है, चाहे तो बाकी लोग उसका अभिवादन करना बंद कर सकते हैं। ऊंची आवाज़ में संगीत सुनना बाकी लोगों को बातचीत करने, सोने और अपना संगीत सुनने से रोकता है। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफ़ी होगा। ये कानूनी दंड के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तब लगाया जाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए या फिर समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। जैसे आजकल देखते हैं हम, अगर पार्किंग में किसी की गाड़ी पे थोड़ी सी खरोच आ गई तो हो सकता है कि
आप उससे थोड़ा सा समझा करके आपस में बातचीत करके उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं या फिर उसके नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों में इतना भी पेशेंस नहीं है, डायरेक्ट मतलब सीधे पुलिस को ही कॉल करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। लोगों को विविध जीवन शैलियों, विभिन्न दृष्टिकोण और अलग अलग हितों को सहन करने के लिए तब तक तैयार रहना चाहिए जब तक वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाने लगे। लेकिन ऐसी सहनशीलता का विस्तार उन विचारों या कार्यों तक करने की जरूरत नहीं है जो लोगों को खतरों में डाले या उनके प्रति नफरत का जहर फैलाए। घृणा का प्रचार और गंभीर क्षति पहुंचाने वाले कार्यों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिबंध इतने कड़े ना हो कि स्वतंत्रता ही नष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए, जिसने किसी के प्रति नफरत फैलाई है, हम उसके लिए आजीवन कैद की मांग नहीं कर सकते। अगर वह राज्य द्वारा मिथ्या प्रचार से दूर रहने की चेतावनी के बाद भी ना माने, तो उसके आवागमन पर कुछ रोक लगाई जा सकती है या कोई सभा आयोजित करने के उसके अधिकार की कटौती की जा सकती है। भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण प्रतिबंध पद का इस्तेमाल किया गया है। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हों और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जाए। ऐसे प्रतिबंधों में ना तो अतिरेक हो और न ही असंतुलन, क्योंकि तब यह समाज में स्वतंत्रता की सामान्य दशा पर असर डालेगा। हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। अब हम बात करते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता की। इस अध्याय में हमने पहले स्वतंत्रता की दो आयामों की चर्चा की। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों में के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। ये एक ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। ये छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। ये क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय है और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा, स्वतंत्रता उतनी अधिक होगी। अगर आप नॉर्मली देखें, अगर किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता है तो क्या उसको गाली देने की स्वतंत्रता भी है, या फिर कुछ भी गलत बोलने की स्वतंत्रता है, या फिर अगर किसी को घूमने की स्वतंत्रता है तो क्या उसको इतनी स्वतंत्रता है कि वो लोगों की गाड़ियाँ फोड़ दे राह चलते। तो इसीलिए स्वतंत्रता पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध की भी ज़रूरत लगती है। हमें जो मानने की ज़रूरत है वो ये है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर ये क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है, विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन क्या ऐसा मामला है जो हस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है, और क्या इसलिए ये ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती है? ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, आईसीसी या फिर सीबीएसई जैसी कोई संस्था हस्तक्षेप कर सकती है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वो कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। इससे उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं, मुझ पर शासन कौन करता है? इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसे रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वाले में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो, सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तभी वो खिल पाता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी या बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो,
अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के अवसर भी होने चाहिए, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम उसकी प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो अपने बुद्धि विवेक के विकास के लिए शिक्षा और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। ये अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या अधिकार हमको मिले हुए। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसीलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार हस्तक्षेप के उल्लंघनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र के बाहर समाज की स्थितियों से नहीं। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप के इस छोटे क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी, हालांकि ऐसा करने में वो समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं और एक दूसरे का समर्थन भी करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। अब हम बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आपको अपने पर्यावरण को नष्ट करने की आज़ादी है? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। जे.एस. मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। ये चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख में प्रतिबंध लगाने की मांग उठती रहती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की इस मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प के निर्धारण के रूप में देखा। यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया। जहाँ हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही ये भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है। जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाल्तेयर का कथन याद करें, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध है। थोड़ा सा बात करते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थितियों में गलत है या भ्रामक लग रहे हैं। पहला कारण तो ये कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता। जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वो सही तरीके के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तीसरा, विचारों का संघर्ष केवल अतीत में मूल्यवान नहीं था बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में खतरा हमेशा होता है कि वो एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना भी सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था बाद में सत्य पाए गए। कुछ समाज ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकता है। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाता है। जैसे कि अगर आपको पता होगा आइंस्टीन थे, तो जब वो कुछ काम कर रहे थे नया, जैसे जब उन्होंने अपनी ये E=mc² की थ्योरी दी थी तो उस टाइम पे कई लोगों ने उनका विरोध किया था, लेकिन बाद में वही आज फिजिक्स की एक मूलभूत थ्योरी बन के रही है। या फिर जैसे कई प्रकार के ऐसे साइंटिस्ट थे या फिर ऐसे महान लोग थे जिनके विचारों का लोगों ने पहले विरोध किया लेकिन बाद में उनको स्वीकार भी किया।
कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। ये फिल्म विधवाओं की व्यथा को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका जबरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें ये भी लगता था कि ये फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरह से ऑब्रे वेनन की रामायण टोल्ड और सलमान रुश्दी की द टाइटैनिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिया गया। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालीन समाधान है, क्योंकि ये तत्कालिक मांग को पूरा कर देता है, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं में दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाए ही नहीं जाना चाहिए? आखिर हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाने चाहिए? क्या इसी से जुड़ी दिलचस्प बात है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वो राजमहल के आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना भी चाहे या लेख या पुस्तक में लिखना भी चाहे तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है? अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में है और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती है। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की ज़रूरत है जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक धार्मिक या फिर सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। हमने कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी हुई होती है और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी होगी। इसीलिए स्वतंत्रता के अधिकार पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए, सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण जांचने के लिए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के लिए परिष्कार से होता है उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की भी है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके लिए कुछ होमवर्क। अगर आप चैप्टर समझ गए होंगे तो स्वतंत्रता से क्या आशय है, क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है, सामाजिक प्रतिबंधों से क्या आशय है, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर समुचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित समझाइए। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लासेस अपडेट ले सकते हो और साथ में आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएंगी। थैंक्स टू वॉचिंग।